हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 24। मिस्टर रघुवंशी, आप कहाँ हैं? प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर शिविन और उसके आदमियों की गाड़ी रोड पर स्पीड में दौड़ रही थी। शिविन गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा राधिका, मैं आ रहा हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हें एक खरोच भी दी तो मैं उनका वो हाल करूंगा जो उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। शिविन राधिका के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। शिविन ने जैसे अनोन नंबर देखा, उसने तुरंत कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, शिविन रघुवंशी, सुना है आपने शादी कर ली है, लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया। लेकिन जो भी कहे, आपकी बीबी है तो बहुत खूबसूरत। इतना कहकर वो हंसने लगता है। शिविन ये आवाज सुनते ही समझ जाता है कि कॉल पर कौन है और राधिका को किडनैप किसने किया है। शिविन के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं जानता था कि इतनी नीच हरकत सिर्फ तुम ही कर सकता है महेंद्र ठाकुर, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने राधिका को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे बदला लेने का बहुत शौक है ना? तो अब शिविन रघुवंशी तुम्हें दिखाएगा कि बदला लेना किसे कहते हैं। तैयार रहो, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। इतना कहकर शिविन कॉल कट कर देता है और केशव को कॉल लगाता है। केशव ने पहली ही रिंग में कॉल उठा लिया। केशव, राधिका को उस महेंद्र ठाकुर ने किडनैप किया है। जल्द से जल्द मुझे राधिका की लोकेशन चाहिए अभी। उधर से वे लोग राधिका के चेहरे से टेप को उतार देते हैं। कौन हो तुम लोग और तुम लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप किया है क्यों? मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहते हुए राधिका चेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण वो नहीं उठ पाती। उन आदमियों में से एक आदमी राधिका के पास आते ही बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जानने की, और हम आपको खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप हमें हमारी इच्छा पूरी करने दें तो। वैसे आप हैं बहुत खूबसूरत, आपको देखकर खुद पर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। ये कहकर वो हंसते हुए जैसे ही राधिका के पास आने की कोशिश करता है, राधिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, और अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया, तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन वो इच्छा मैं नहीं बल्कि कोई और पूरा करेगा, और उसके बाद तुम्हें कभी इच्छा होगी भी नहीं। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने राधिका को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे राधिका के होंठ के किनारे खून निकलने लगा। तू तू दो कौड़ी की लड़की मुझे धमकी देगी? क्या लगता है तुझे कौन आएगा तुझे यहाँ बचाने? तू इस वक्त ऐसी जगह पर है जहाँ तुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, और मेरी इच्छा सिर्फ तू ही करेगी। लेकिन उससे पहले मैं तुझे यहाँ से भागने का एक मौका दूंगा। मैं भी तो देखूं तेरे में कितनी हिम्मत है, क्योंकि तेरी जुबान बहुत चलती है। इतना कहकर वो राधिका को रस्सी से आजाद कर देता है। राधिका के हाथ और पैर पर रस्सी से निशान बन चुके थे। कुछ देर राधिका उसे ऐसे ही देखती रही, और उसने जैसे ही वहां से भागना शुरू किया, तभी उस आदमी ने लोहे की रॉड से राधिका के दोनों पैरों पर वार किया, जिससे राधिका नीचे गिर गई। उसके पैरों से खून निकलने लगा और उसका सर जाकर पास में रखी मेज पर लग गया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। राधिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही दोबारा उठने की कोशिश करने लगी तो साथ में दोबारा फिर उसके पैर पर वार किया, जिससे राधिका के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। राधिका दर्द में तड़पती रही। वो आदमी उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ? नहीं भाग पाई? तू भाग भी नहीं पाएगी, और अब मैं तेरे साथ वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा। जैसे राधिका के चेहरे के पास जाता है, राधिका उसे तुरंत एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। ये होते ही वो आदमी गुस्से में राधिका का हाथ पकड़ लेता है, जिससे राधिका को बहुत दर्द हो रहा था। आह! उसके हाथ और पैर दोनों बांध दो, और साथ ही में उसका मुंह भी। फिर देखो इसका हाथ और जुबान कैसे चलता है। और तभी तुरंत दो आदमी आकर राधिका को दोबारा फिर
रस्सियों से बांध देते हैं। इधर केशव को जैसे राधिका की लोकेशन मिलती है तो तुरंत शिविन को कॉल करके बोलता है, सर मुझे मैडम की लोकेशन मिल गई है, लेकिन सर ये लोकेशन यहाँ से काफ़ी दूर है, ये शहर से दूर है। अगर हम कार से जाएंगे तो हमें 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। तो मुझे बस लोकेशन भेजो और मेरा प्राइवेट जेट तैयार करो। कुछ ही देर में शिविन अपने लोगों के साथ प्राइवेट जेट में निकल जाता है। इधर राधिका की हालत खराब होने लगती है। उसे अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थी। वो शिविन का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी उम्मीद भी टूट रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मिस्टर रघुवंशी, आखिर कहाँ हैं? मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे आप बचा लीजिए। वो आदमी राधिका के पास जाकर उसके दुपट्टे को उतारकर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं। उसने जैसे ही राधिका की तरफ हाथ बढ़ाया तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जैसे स्क्रीन पर महेंद्र ठाकुर का नाम देखा तो तुरंत कॉल को उठाते हुए बोला, जी ठाकुर। उधर से महेंद्र ठाकुर बोला, तुम लोग होशियार रहो, क्योंकि वो शिविन रघुवंशी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है, और अगर वो एक बार यहाँ आ गया तो तुम सब लोग किसी भी हालत में जिंदा नहीं बचोगे। और तुमने उस लड़की को चोट तो नहीं पहुंचाई ना? क्योंकि अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। महेंद्र ठाकुर शिविन को अच्छे से जानता था और साथ ही में उसके गुस्से को भी। इधर से ये आदमी हंसते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, आप चिंता मत करें। हम इस लड़की को ऐसी जगह रखे हैं कि जहाँ वो शिविन रघुवंशी तो क्या बल्कि कोई भी ढूंढ ना सके। हमने उसको ऐसी जगह पर रखा है जहाँ हमारे अलावा यहाँ एक बच्ची भी नहीं है। अरे ये लड़की कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रही है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया। आप बेफिक्र रहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी पीछे से फायरिंग की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर जैसे ही उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब हैरानी से उस ओर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि शिविन, ईशान और बाकी अपने आदमियों के साथ खड़ा हुआ था। शिविन उसके पास आते हुए बोला, उसे छूने की गलती भी मत करना। तभी शिविन के सभी लोग वहाँ खड़े बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं और केशव उस आदमी को। लेकिन जैसे ही शिविन की नज़र राधिका पर पड़ती है, जो चेयर पर अधमरी हालत पर थी, उसके पैरों पर गहरे जख्म थे, उसके सर से खून बह रहा था, साथ में होठों से भी। शिविन तुरंत राधिका को रस्सी से आज़ाद करता है, उसके दुपट्टे को उड़ाता है। राधिका राधिका शिविन की आवाज़ सुनकर जैसे राधिका अपनी आंखें खोलती है तो शिविन को अपने सामने देखकर वह तुरंत उसे गले लगा लेती है, जिसे शिविन अपनी जगह पर ही फ्रीज सा हो गया। लेकिन वो तुरंत राधिका को अपनी बाहों में ले लेता है। राधिका रोते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, आप कहाँ थे अब तक? लेकिन इतना कहते ही वो शिविन की बाहों में बेहोश हो जाती है। ये देखते ही शिविन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। इधर ईशान और केशव वहाँ से सभी आदमियों को अपने साथ शिविन के फार्म हाउस पर ले जाते हैं। इधर रघुवंशी मेंशन में शहर के सबसे बड़े डॉक्टर की टीम वहाँ शिविन और राधिका का वेट कर रहे थे। शिविन जैसे वहाँ पहुँचा, राधिका को अपनी बाहों में लिए सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देख सभी सरमिट हैरान हो गए। शिविन सीनियर डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, समझे? शिविन के गुस्से को देखकर डॉक्टर डरते हुए बोला, डोंट वरी सर, उन्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो राधिका का ट्रीटमेंट करने लगते हैं और शिविन रूम से बाहर बेसब्री से वेट कर रहा था। महेंद्र ठाकुर, तूने मेरी राधिका को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। शिविन तुरंत अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर ईशान को कॉल करते हुए बोला, ईशान, मुझे आज शाम तक महेंद्र ठाकुर अपनी आंखों के सामने चाहिए। उधर से ईशान बोला, तुम चिंता मत करो शिविन, मैं और केशव उसी के पास जा रहे हैं। तब तक तुम राधिका को ध्यान रखो। जैसे उसे होश आ जाए तो मुझे तुरंत कॉल करके बताना, बाकी तब तक हम यहाँ सब संभाल लेंगे। शिविन ईशान के कहने पर राधिका के पास आ जाता है और शिविन अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाता है।
राधिका को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने शिविन को बताया था कि अभी उसे होश आने में वक्त लगेगा। शिविन कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है। वहां पर कोई उसी का वेट कर रहा था। शिविन के लोगों ने उन सभी गुंडों को एक रूम में बांधा हुआ था। शिविन का हर एक आदमी उसके गुस्से से वाकिफ था और आज भी सब यह बात अच्छे से जानते थे कि आज उन सब के साथ क्या होने वाला है। शिविन अंदर जाते हुए अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड करता है। हॉकी स्टिक को अपने हाथ में लेकर उस रूम में पहुंचता है। वहां उन गुंडों को देखकर उसके सामने राधिका की तस्वीर नजर आने लगती है। शिविन सबसे पहले उस आदमी पर वार करता है जिससे राधिका को गलत तरीके से और जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी। उसने उस आदमी के सर पर किसी चीज से इतना जोरदार वार किया कि वह पहले ही वार में जमीन पर जा गिरा। शिविन अपने आदमी को उसे खोलने का इशारा करते हुए उसका इशारा पाते ही शिविन के आदमी उस आदमी को रस्सियां खोल देती हैं। शिविन उन आदमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इसी हाथ से तूने मेरी राधिका को छुआ था ना? लेकिन तूने उसे छूने की कोशिश भी कैसे की? तुझे उससे नुकसान पहुंचने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि वो कौन है। शिविन अपने हर एक शब्द के साथ उस आदमी के हाथ को मोड़ता जा रहा था जिसे वो आदमी दर्द में कराते जा रहा था। शिविन गुस्से को देखकर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ उसके सभी साथियों की भी रूह कांप रही थी। तूने राधिका शिविन रघुवंशी को छूने की, उसे नुकसान पहुंचाने की, उसे किडनैपिंग करने की गलती की है और उसकी सजा तुम्हें बहुत ही महंगी पड़ेगी क्योंकि तुमने अब तक गलती की है कि मैंने उसे गलती के लिए तुम्हें पछतावा करने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उसे छूने का अधिकार सिर्फ शिविन रघुवंशी को है और तुमने उसे बिना उसकी मर्जी के छूने की कोशिश की है और तुमने उसे इतनी चोट दी है। और इतना कहते ही शिविन उसके हाथ को तोड़ देता है जिसे उसने राधिका को छुआ था। वो आदमी दर्द में चिल्लाए जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे लेकिन शिविन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। शिविन उसे बिना रुके इतनी बेरहमी से मारता है कि वहां के सभी लोगों की रूह कांप रही थी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, बल्कि मैं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। शिविन उसके पास बैठते हुए बोला, इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है और तूने माफी लायक गलती नहीं की है। शिविन उसे एक जोरदार पंच मारा जिससे वह आदमी वहीं के वहीं मर जाता है। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। शिविन के कपड़े भी खून में रंग चुके थे। ये साथ में उसके साथ ही शिविन जैसे बाकी लोगों की तरफ मुड़ा तो सभी अपनी कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोले, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने बस बॉस की बात मानी थी। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। शिविन हॉकी की स्टिक उठाकर उनके पास घूमते हुए बोला, शिविन रघुवंशी की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुमने मेरी राधिका को दर्द दिया तो मैं तुम लोगों को माफ करूंगा? नहीं। इस गलतफहमी से बाहर आओ। और इतना कहकर वो एक एक करके उन सबको मारने लगता है। उसने सबकी हालत अधमरी करनी थी। वे सब जमीन पर अधमरी हालत में थे। शिविन के लोग भी आज उससे डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने शिविन को इस तरह मारते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन जिस तरह से शिविन आज लोगों को मार रहा था उन सबके लिए पहली बार था। शिविन कमरे से बाहर आते हुए केशव से बोला, वो ठाकुर कहाँ है? केशव उसे एक रूम की तरफ इशारा करता है। शिविन तुरंत दूसरे कमरे में एंटर करता है। वहां महेंद्र ठाकुर को एक चेयर पर रस्सियों से बांधा गया था। महेंद्र ठाकुर खुद भी बहुत डर रहा था क्योंकि वो शिविन को पहले से ही जानता था और अब जब उसने अपने लोगों की दर्द की चीख सुनी उसकी रूह कांप रही थी। शिविन उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, महेंद्र ठाकुर तुम्हें बदला लेने का बहुत शौक है ना, लेकिन तुम्हें भूल गए कि तुम बदला किससे लेना चाहता है। महेंद्र ठाकुर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा अगर इस शहर में तो। क्या
अगर तुम कहोगे तो मैं इस देश को छोड़ दूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं राधिका मैडम को कभी भी नुकसान पहुंचाने की सोचूंगा तक नहीं, पर प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो प्लीज शिविन। शिविन अपनी गन को साफ करते हुए बोला, अगर तुम मुझसे बदला लेता तो शायद तुझे छोड़ने की सोचता, लेकिन तूने राधिका को इस सब के बीच लाकर और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी कर दी है। वो इस वक्त बेहोश है और तू मुझसे अब उम्मीद कर रहा है मैं माफ़ कर दूं? नहीं नहीं, मैं उन लोगों को कहा था कि वो राधिका मैडम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं बस तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि तुम मेरी कंपनी को बैंक करप्ट होने से बचा लो, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे छोड़ दो। मैं अपने परिवार के साथ इस देश को छोड़कर तुरंत चले जाऊंगा और कभी वापस भी नहीं आऊंगा। प्लीज़ मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। शिविन ठाकुर की बात को इग्नोर करते हुए उसे पर गन पॉइंट करते हुए, लेकिन इससे पहले कि वह उसे शूट करता तभी उसका फोन बजने लगता है और ईशान का कॉल देखकर शिविन बिना देर किए कॉल को उठाते हुए बोला, राधिका ठीक है ना? ईशान उधर से बोला, शिविन राधिका को होश आ गया है लेकिन वो बहुत पैनिक कर रही है और मैं और डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उतना ही ज़्यादा पैनिक कर रहे। तुम तुरंत अभी के भी घर आ जाओ क्योंकि तुम ही हो उसको जो शांत कर सकते हो। ये सुनकर शिविन तुरंत कॉल को कट कर देता है और अपनी गन को वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तेरे पास सिर्फ कल का समय है और कभी मेरी नज़रों के सामने मत आना क्योंकि मैं दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। इतना कहकर शिविन तुरंत अपने कपड़े चेंज कर लेता है और वो केशव को ऑर्डर देते हुए बोला, इसे छोड़ दो और बाकी लोगों को ठिकाने लगा दो और उन सबकी फैमिली का ख्याल रखना। उनको जो भी ज़रूरत होगी वह सब पूरी करते रहना। उन सबको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो जिंदा है उसे छोड़ दो, लेकिन सिर्फ उसी को जिसकी कोई फैमिली हो। और इतना कहकर वो वापस मेंशन के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही मेंशन में पहुंचता है वो तुरंत भागते हुए रूम में जाता है। जैसे ही उसकी नज़र राधिका पर पड़ती है उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाती है। राधिका काफ़ी डरी हुई थी। वो अपने पास किसी को आने नहीं दे रही थी और वो लगातार रोई जा रही थी। शिविन को देखते ही सभी डॉक्टर तुरंत रूम से बाहर चले जाते हैं और ईशान भी शिविन की तरफ इशारा करके बाहर आ जाता है। शिविन धीरे से राधिका के पास जाकर बैठते ही बोला, राधिका। राधिका ने जैसे ही शिविन की आवाज़ सुनी वो अपनी नज़र उठाकर अपने सामने बैठे शिविन को देखती है और बिना देरी के वो शिविन को गले लगा लेती है। शिविन भी उसको बाहों में भी पल लेता है। राधिका लगातार रोई जा रही थी। शिविन का एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ उसके सर पर। उसके सर को सहलाते हुए बोला, राधिका शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज शांत हो जाओ। इसी तरह राधिका को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर राधिका खुद को कोशिश कर रही थी, पर राधिका खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वो बस एक ही बात बोली जा रही थी। शिबिन ने जब यह देखा उसने एक गहरी सांस ली और अपने होठ राधिका के कांपते होठों पर रख दिए। राधिका के हाथों की पकड़ शिविन की शर्ट पर कस गई। राधिका अपनी जगह पर फ्रीज हो गई, लेकिन उसने शिविन को अपने आप से दूर नहीं किया। लेकिन राधिका जैसे शिविन को सुन ही नहीं रही थी। शिविन राधिका को हक कर लेता है और कुछ देर बाद राधिका खुद को शांत हो जाती है। सुबह का वक्त राधिका की जैसे ही आंख खुलती है उसकी नज़र शिविन पर पड़ती है। शिविन अभी तक सो रहा था। शिविन सोते हुए काफी शांत लग रहा था। राधिका शिविन को देखे जा रही थी। तभी उसको रात की बात याद आती है जिससे वो अपनी नज़रें तुरंत फेर लेती है। वो बाथरूम जाने के लिए बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण वो उठ नहीं पाती। वो दोबारा फिर उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शिविन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका शिविन को हैरानी से देख रही थी। शिविन ने जैसे ही नोटिस किया वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, इसमें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल तुम्हारा पति ही रख रहा है ना, कि कोई और?
जैसे ही राधिका को बाथरूम में ले जाकर आराम से बिठाता है और राधिका के बालों को खोलकर बड़े प्यार से उसके बालों को धोने लगता है। शिविन आराम से अपना काम कर रहा था और राधिका बस उसे देखी जा रही थी। उसने ये कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था, और खास करके शिविन को लेकर। शिविन राधिका के बालों को साफ करके दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। तुम जल्दी से शावर ले लो। राधिका ने जैसे ये सुना वह हैरानी से शिविन की तरफ देखने लगती है। लेकिन पहले आप तो बाहर जाएं, मैं तभी तो शावर लूंगी। शिविन ने यह सुनकर राधिका की तरफ मुड़कर बोला, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैंने तो दूसरी साइड में मूव किया हुआ है, तो तुम आराम से शावर ले सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूंगा। ये सुनकर राधिका शिविन को मुंह बनाकर देखी जा रही थी। शिविन ने जैसे ही नोटिस किया, ओके, आई गॉट इट, तुम मेरे सामने शावर नहीं ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले भी यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं अभी रमा जी को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो तुम्हारी शावर लेने में हेल्प करेंगे, ओके? लेकिन मिस्टर रघुवंशी, मैं शावर खुद भी ले सकती हूँ। शिविन बाजुओं को क्रॉस करके राधिका को देखकर बोला, तुम खुद से चल नहीं पा रही हो और तुम कह रही हो कि तुम खुद अकेले शावर ले सकती हो, जबकि तुम्हारे हाथ में पैर में इतनी चोट लगी है। और जैसा कि मैंने कहा है, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तुम तब तक चल भी नहीं सकती हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस हैं, या तो तुम्हें रमा जी की हेल्प लेनी होगी या फिर मैं तुम्हारी खुद हेल्प करूँगा, और आगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। राधिका ये सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप रमा जी को बुला दीजिए और आप यहाँ से बाहर जाइए। शिविन के बुलाने पर रमा जी तुरंत वहाँ आ जाती हैं। शिविन उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप राधिका की शावर लेने में हेल्प कीजिए, और जब वो शावर ले लेंगी तो आप मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा, लेकिन उन्हें अकेले बाथरूम से बाहर मत आने देना। मैं यहीं अपने स्टडी रूम में हूँ। इतना कहकर शिविन अपने स्टडी रूम में चला जाता है और रमा जी अंदर बाथरूम में। शिविन ईशान को कॉल करता है और पहले रिंग में ही ईशान उसकी कॉल उठा लेता है। ईशान, मैं भी कुछ दिन घर से ही काम करने वाला हूँ। जब तक राधिका की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, तो तुम सब अरेंजमेंट कर देना और ऑफिस को संभाल लेना। ठीक है, वो सब मैं देख लूँगा। लेकिन अभी राधिका की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है, या वो अभी ऐसे ही पैनिक कर रही है? नहीं, वैसे वो पैनिक नहीं कर रही है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक भी नहीं है। और सुनो, मुझे राधिका के लिए ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जिनकी बात जैसी नज़र हो, और वह काफ़ी स्ट्रांग और इंटेलिजेंट भी हो, ताकि वो राधिका को पूरी बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके और किसी को उसके पास तक भी ना आने दे। ये सुनकर ईशान हंसते ही बोला, जब राधिका के पास उसके मिस्टर रघुवंशी हैं, तो उसे बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम खुद ही किसी को उसके पास तक नहीं पहुंचने दोगे। तुम चिंता मत करो, मैं और केशव सब संभाल लेंगे, और तुम्हें बॉडीगार्ड भी जल्द ही मिल जाएंगे। तुम बस राधिका के साथ रहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।